देख रहे हैं फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, है ना। कल आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बाद में पढ़ा था ओहमिक सर्किट और नॉन ओहमिक सर्किट और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, आज हम जस्ट उसका आगे बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेसिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक प्रकार का क्या होता है, गुण होता है किसी कंडक्टर का। समझिए मेरा बात को। जैसे कंडक्टर किसको कहते हैं? जहां से, जिस मटेरियल से हम करंट को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो मटेरियल में एक प्रकार का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। जब हम उस मटेरियल से करंट को ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर पे वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रोकने का कोशिश करता है, और यही गुण उसका क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। समझ में आया? अब ये गुण क्यों वहां पे उत्पन्न होता है, जस्ट हम इसका अगला टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम। रेसिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज है, ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट, यानी कि उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा उसको क्या करेगा, वो रोकेगा, और वही गुण उसका क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किससे किए, कैपिटल आर से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो वहां से R को बाहर निकालिए ना, क्या होगा, V बाई आई। समझ में आया? डाउट है? कहां से आया ये? ओम्स का नियम से। हम कल पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू आई आर, वहीं से R हम बाहर निकालते हैं तो V बाई आई हो जाता है। ठीक, चलिए इसका ऐसा यूनिट किसका, आर। आर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ आर क्या होता है, ओम। इसका सिंबल इस तरह से होता है। ठीक, डाउट है? ध्यान से समझिएगा। आर क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट, सपोज आर का रेसिस्टेंस मतलब यूनिट को हम 1 ओम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 ओम मान लेते हैं। तो ये क्या है आपका, V यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि 1 वोल्ट, बाई ये क्या है, करंट यानी कि 1 एम्पियर। क्या मिला आपको, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। बात समझ में आया? क्लियर? डाउट है? 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक, फिर से यहां एक सवाल कि व्हाट डू यू मीन बाय द 1 ओम्स। 1 ओम से आप क्या समझते हैं? तो यहीं पे लिखा हुआ है 1 ओम सब समझते हैं, है? किसको कहते हैं 1 ओम? रेशियो बिटवीन 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर करंट। क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। नहीं समझ में आया? अगर इतना लंबा लिखने नहीं जानेगी तो क्या लिखेंगे, रेशियो बिटवीन 1 वोल्ट टू दी 1 एम्पियर करंट आर नोन एज 1 ओम। क्लियर? डाउट है? चलिए
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर, आर मतलब रेसिस्टेंस। अब आर इक्वल टू हम लिख देते हैं ना, क्या लिखें आप? दिमाग कितना चलता है पता चलेगा। चलो, ये क्या है भी? देखो, W बाई क्यू या क्यू नोट, बात तो बराबर है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़े हैं। मतलब क्या हुआ? R इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल के बदले में क्या लिख सकते हैं बोलिए? वर्क। W क्या है? वर्क। बाई Q मतलब चार्ज। ये किसके बदले में क्या क्या हुआ? केवल V के बदले में। इनटू I का मतलब करंट है। अब भी नहीं बनेगा। चलिए, R इक्वल टू वर्क बाई क्या है? चार्ज। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम लिखेंगे। करंट इंटू टाइम इंटू करंट। समझ तो पाई होगी। चार्ज के बदले में क्या होता है? करंट इंटू टाइम इंटू करंट। सही है। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और तोड़ दें उसको कि जानती है इसका ये डायमेंशनल फार्मूला, तो बोलो ना। आर इक्वल टू वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर T माइनस 2, यही होता है। ml स्क्वायर T माइनस 2 बाई करंट के लिए देखिए, करंट यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है। क्या a स्क्वायर लिख सकते हैं? समझ में आया? फिर टाइम के लिए T। अब तो समझ में आया, बोलो। ml स्क्वायर, ये T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और पहले से -2 है, यानी कि T माइनस 3, ये ऊपर जाएगा a माइनस 2। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। ये भी का मतलब क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। अब पढ़े हैं पीछे? W बाई क्यू नॉट, यूनिट चार्ज। डाउट है रेसिस्टेंस में? अब रेसिस्टेंस तो समझ में आया कि ये क्या होती है? किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन किसी कंडक्टर पे रेसिस्टेंस क्यों उत्पन्न होता है? समझ में आया? अब जानने की बारी है कि जब हम करंट किसी कंडक्टर पे सप्लाई करते हैं तो वो कंडक्टर उस करंट को क्यों रोकने का कोशिश करता है, क्यों नहीं जाने देता है? समझ में आ रहा है? तो क्यों रोकता है? चलिए समझते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का कारण, कारक क्या है? ठीक। चलिए टॉपिक डाल लिए। इफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू दी, कि किसी कंडक्टर पे किस कारण से वहाँ पे रेसिस्टेंस पैदा होता है। समझ में आया? चलिए ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझा देते हैं। पहले इसका डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, किस कारण से किसी कंडक्टर पे रेसिस्टेंस पैदा होता है। ठीक। इफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू दी सेल, अगर हमारा कोई कंडक्टर किससे कनेक्ट किया हुआ है? सेल से, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम, इलेक्ट्रॉन आयन। ड्यू टू दिस कोलिजन, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू रीच एट इट डेस्टिनेशन। समझ में आया? So that current in the circuit get reduced and hence resistance of the circuit comes into play। अब समझाते हैं यहाँ पे, समझिएगा। जब
हम कोई कंडक्टर को लेते हैं, ये कंडक्टर है मतलब तार है, ये समझिएगा आप, ठीक। इतना मोटा तो नहीं होता है लेकिन फिगर हम समझ रहे हैं कि ये हमारा क्या है, तार है, कंडक्टर है। पतला सा देखें ना आप, तार घर में यूज करते हैं वही तार है, गोली तो होता है, ठीक। जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं तब इसके अंदर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, आयन प्रेजेंट होंगे, एटम भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। हम इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलते हैं, बहुत सारा इसके अंदर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से जब ये बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है तब यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स डिफाइनाइट डायरेक्शन पे इधर से उधर घूमते रहती है, जिधर मर्जी उधर घूमते रहती है। समझ में आया मेरा बात? कब? जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, ये फ्री अवस्था में रहती है। समझ में आया? तो उसके अंदर पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। चलो इसको क्या कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब बैटरी से कनेक्ट किए तो इससे करंट फ्लो होगा। बैटरी से कनेक्ट किए तो ये टर्मिनल आपका क्या बन गया, प्लस, और ये टर्मिनल माइनस। ये आपको दिखाई देता है? समझ में आया बात? अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर घूम रहे थे वो क्या करेगा, उसको दरवाजा मिला कि अब हम बाहर निकल जाएं। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल आपका क्या है, प्लस है, और इसमें अंदर पे क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर घूम रहे थे वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप पॉजिटिव की ओर दौड़ के आएंगे। तो टोटल यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन पे दौड़ने लगेंगे। क्या बात समझ में आया? एक ही डायरेक्शन में दौड़ने लगेंगे। अब इसका दरवाजा तो इतना बड़ा है और सब एक ही बार दौड़ के आए तो कौन इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा? सपोज, समझिएगा मेरा बात को, आप बड़ा सा हॉल में 2000 की संख्या में फिल्म देख रहे हैं, 2000 की संख्या में कोई फिल्म देख रहे हैं। अचानक वहां पे कोई बोल दिया कि अभी बम ब्लास्ट होने वाला है, ठीक। तो 2000 की संख्या में आप एक ही दरवाजा से दौड़ के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो कौन आगे निकलेगा? कोई निकल नहीं पाएगा। गौर की है ऐसा? सब इसको धकेलेगा, वो उसको धकेलेगा, उधर कोई पार नहीं होगा। कौन पार होगा? कोई नहीं होगा। वहां भगदड़ मच गया ना। तो इसके अंदर भी भगदड़ मच गया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो क्या वहां पे धक्का मुक्की होता है आदमी आदमी के बीच में? नहीं होगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में धक्का मुक्की होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में क्या होगा, समय लगेगा। आपको भी समय लगेगा। वहां पे बम ब्लास्ट होने वाला है, हम आगे निकले, वो बोलेगा हम आगे निकले, कोई निकल नहीं सकेगा वहां से। निकल पाएगी? अब ये बोल दें कि यहाँ पे भागो बोल के, तो तुम ही लोग नहीं सकेगी निकल पाएगी? आराम से बोलेंगे तो तुम लोग फटाफट निकल जाएगी, लेकिन भगदड़ मच जाए तो एक ही गेट से आप कभी भी जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही घटनाएं कहाँ पे होती है? कंडक्टर पे घटती है। समझ में आया? अब सब इलेक्ट्रॉन दौड़ के इसके पास बोलता है कि हम आगे जाएंगे, वो बोल रहा है हम आगे जाएंगे, कोई आगे जाने नहीं पाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगता है? टक्कर होने लगता है, कोलिजन। देखिए, ठीक। और इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकल के इस स्थान पे पहुंचने में क्या लगता है? कुछ समय लगता है, और वही समय जब वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तब भी आपका करंट क्या हो जाएगा? फ्लो होगा। इस वजह से किसी भी कंडक्टर पे जब हम सेल को जोड़ते हैं तो उसमें क्या पैदा हो जाती है? रेसिस्टेंस पैदा हो जाती है। समझ में आया? क्लियर? अगर इसका दरवाजा बहुत बड़ा रहे, समझेगी, इसका दरवाजा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जल्दी पहुंच जाएगा, तो वहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा। अब बताते हैं, फ्रिज देखिए, जब उसको आप जोड़ेंगे तो देखते होंगे जब भी उसको कनेक्ट किया जाता है तो मोटा तार से कनेक्ट किया जाता है,
पतला तार से कनेक्ट करेगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए, और ज़्यादा पावर चाहिए और पतला तार देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास नहीं हो पाएंगे, तो वो ब्लास्ट होगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि आप जितना मोटा तार लेंगे उसमें उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा, जितना पतला तार लेंगे उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। बात समझ में आया? यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। बात समझ में आया? जब आप जोड़ते हैं तो वो क्या करता है, दरवाजा मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को पार होने के लिए, और सब इलेक्ट्रॉन वहां पे टूट पड़ते हैं और उस जगह क्या मच जाता है, भगदड़ मच जाता है, और इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं। निकलते तो हैं लेकिन बहुत कम निकल पाते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां तक नहीं पहुंचेगी क्या चार्ज ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। बात समझ में आया? इस वजह से कंडक्टर पे क्या पैदा हो जाता है, रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। यही चीज यहां पे लिख दिया गया है। देखिए, इफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू दी सेल, अगर हम कंडक्टर को किससे जोड़ दिए, बैटरी से जोड़े, कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या पैदा हो जाता है, टक्कर पैदा हो जाता है। जैसे आप भगदड़ मचता है तो टक्कर होता है ना, या किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में या इलेक्ट्रॉन आयन के बीच में। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस टक्कर के कारण टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट इट डेस्टिनेशन, उसको जहां पहुंचना था उसमें पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या लेता है, समय ले लेता है। ठीक, सो दैट करंट इन द सर्किट गेट रिड्यूस, इस वजह से जो करंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड हेंस रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट कम्स इनटू प्ले, इस तरह से रेसिस्टेंस हमारा किसी भी सर्किट में प्ले करता है, प्ले रोल करता है, काम करता है। बात समझ में आया? डाउट है? चलिए, यहां पे एक चीज आप समझेंगे कि आपने यहां पे सीखा कि Q इक्वल टू क्या जानते हैं आप? Q मतलब चार्ज, I इंटू टी, ये सीखे हैं आप। अब ये भी जानते हैं यहां से अगर हम I को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, ठीक, किसको बाहर निकाल दें I को, तो बोलिए I इक्वल टू क्या होने वाला, Q बाई टी। आप बताइए, जितना ज्यादा समय लेगा उतना कम करें, यही तो बता रहा है ये। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जितना समय लेगा उतना कम आपका करंट होगा। अब ये फार्मूला का महत्व समझ में आ रहा है, देख रही है? दूसरी आप देख लीजिए, R इक्वल टू क्या सीखे, R इक्वल टू V बाई आई। अगर ज्यादा टाइम लिया, क्या लिया, ज्यादा समय लिया इलेक्ट्रॉन्स यहां डेस्टिनेशन में पहुंचने में, तो आपका करंट रिड्यूस हुआ होगा। अगर करंट रिड्यूस हुआ तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? ये दोनों टर्म को आप बढ़िया से समझिएगा। ज्यादा टाइम रिड्यूस करेंट, कम करेंट, और कम करेंट तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, यही लिखा हुआ है। रिड्यूस एंड हेंस रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स कम्स इनटू प्ले। बात समझ में आया? डाउट है? सिनेमा वाला याद करना, इसका कारण पूछा तो है ना, होता ही है, देखो ना तुम्हारे सामने। प्लस है तो प्लस को जैसे जोड़ेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ के आएगा और पार होने खोजेगा, तो कौन पार होगा, वहाँ पे भगदड़ मचा होगा पार, लेकिन धक्का मुक्की होने के बाद। इसलिए उसको अपना घर यानी कि डेस्टिनेशन पहुँचने पर, डेस्टिनेशन का हिंदी क्या होता है, मंजिल, गंतव्य जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक, उसका मंजिल पे पहुँचने में क्या होगा, समय लगेगा, ठीक। और इसी वजह से आपका करंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और करंट रिड्यूस हुआ तो क्या डेवलप हो जाएगा, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। पता चला? चलिए, रेसिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया है एक्सपेरिमेंट में, समझ में आया। इट वाज फाउंड दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ द conductor is directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the cross sectional area of conductor। यही तो बताइए अभी। अगर मोटा हम तार लेते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, घटता है। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इट वाज फाउंड दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखिएगा, ये कंडक्टर है ना, इस तरह से ये कंडक्टर है, तो ये वाला भाग आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास में दो कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, छोटा है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो यहां पे करंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, छोटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बड़ा। ए फॉर एरिया, अब समझेंगे। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, छोटा है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है। तो यहां पे रेसिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, जबकि यहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा उतना रेसिस्टेंस कम। यही यहाँ पे लिख दिया गया है, समझ में आया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या माना, A, और इसका लंबाई को हम मान लेते हैं L। चलिए ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर रेसिस्टेंस मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, यानी कि आप तार को जितना लंबा लीजिएगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, समझ में आया। जितना ज़्यादा तार लीजिएगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जितना लंबा तार लीजिएगा उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और उतना ज़्यादा वहाँ पे भगदड़ मचेगी, है कि नहीं। और दूसरा क्या है, R इज, यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही तो है। अगर दोनों फैक्टर को हम कंबाइन कर दें, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L बाई A मिलेगा। L यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्लियर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू, साथ में लगाएंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा हमारा रो इंटू L बाई A। हो गया। यहां पे ये रो क्या है हमारा,
रो इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality and known as resistivity. रेसिस्टिविटी, यही रो को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। आया समझ में? इसीलिए जैसे जैसे इक्विपमेंट लगाते हैं उस आधार से तार की मोटाई को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। पतला लगाएं तो क्या नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन काम वैसा नहीं कर पाएगा। समझ में आया? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए क्या नहीं है? दरवाज़ा नहीं है। और एक ही बार में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चल जाए तो दरवाज़ा कोई तोड़ देगा? नहीं, आदमी भी वही करेगा, नहीं करेगा। अगर भगदड़ मच गया तो जान बचाने के लिए क्या करेगा आदमी? दीवार सबको तोड़ देगा, है कि नहीं? तो वहाँ पे आपका तार क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन दरवाज़ा बहुत बड़ा है तो आराम से आदमी भगदड़ मचा तब भी निकल सकता है। तो ये था आपका क्या? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जहाँ पे क्या जानते हैं हम लोग? रेसिस्टिविटी आती है। रेसिस्टेंस का इसको और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। बगल में आप लिख लीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा सर हम लोग नहीं पढ़े हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, है ना? दोनों एक ही चीज है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। याद हुआ? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? ये देखिए डेफिनेशन के आधार पे लिखे, दोनों फैक्टर को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। कंबाइन किया तो एक हमारा कांस्टेंट लगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। डाउट है? तो आज के लिए फिजिक्स को यहीं तक रखते हैं। ठीक, कल फिर से हम रेसिस्टिविटी को डिटेल करेंगे कि ये रेसिस्टिविटी कैसे रोल प्ले करती है। ठीक।